नमस्कार भाइयों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हैं और आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषताएं भाग 2। अतः संविधान की विशेषताएं 10 से 20 तक बात करेंगे। क्रम संख्या 1 से और 10 तक हम पहली वीडियो में अतः पार्ट फर्स्ट में इसके विषय में बात कर चुके हैं। उस जो संविधान की विशेषताएं 1 से 10 तक दी गई हैं, उस वीडियो का लिंक भी हम सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अतः वहाँ से उन विशेषताओं को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा 11 से 20 तक जो विशेषता हैं उनका हम एक नई वीडियो के विषय में बात कर रहे हैं, अतः नया वीडियो बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की 11वीं विशेषता, अतः विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण विलक्षण दस्तावेज है जिसके माध्यम से भारतीय जनता की इच्छाओं, परंपराओं, विश्वासों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। अतः इसमें भारतीय जनता के विश्वासों, इतिहास, परंपराओं, जो भी आकांक्षा हैं वो इस संविधान के द्वारा पूरी करने का भरपूर प्रयास किया गया है। यही कारण है कि दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्तियों ने अपना संविधान निर्माण कर अपना संविधान लिखने के लिए भारतीय संविधान को वर्तमान के रूप में स्वीकार किया। अतः उन्होंने अपना संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की, या इसके आधार पर, भारतीय संविधान के आधार पर ही दक्षिण अफ्रीका ने अपने संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन भारतीय संविधान का शिल्पकार या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही, इसीलिए उनको संविधान का जनक या शिल्पकार माना जाता है। अतः संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के अथक प्रयासों के बाद निर्मित हुआ था। अब हम बात करते हैं एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारतीय संविधान में, जो कि एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान है, लेकिन इसमें एकात्मक विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। संविधान के शुरुआती समय पर ही जहां प्रथम अनुच्छेद है उसी में लिखा गया है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, अतः भारत को राज्यों का एकक कहा है। भारत को संघ ना कहकर, जो कि यदि संघात्मक शासन व्यवस्था है तो भारत को संघ कहा जाना चाहिए था, फेडरेशन कहा जाना चाहिए था, या यूनियन कहा जाना चाहिए था, लेकिन ये शब्द ना कहकर भारतीय संविधान को या भारत को राज्यों का एकक या यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, अतः राज्यों का एकक कहा है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता भी भारत को पूरी तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश ना बनाकर, बल्कि इसे एकात्मक विशेषताओं वाला संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश बनाना चाहते थे। जहाँ तक है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के मध्य स्पष्ट रूप से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कर दिया गया है। इसके अलावा भारत की जो न्यायपालिका है उसे भी स्वतंत्र बनाने का और प्रयास किया गया है। इसके अलावा संविधान को सर्वोच्च माना गया। अतः जो संघात्मक शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं उन सभी को शामिल करने का भरपूर प्रयास किया गया है, उनको शामिल किया गया है। लेकिन इसके अलावा भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केवल संघात्मक शासन व्यवस्थाएं नहीं बल्कि कुछ एकात्मक शासन व्यवस्थाओं को भी भारतीय संविधान में शामिल किया। जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं वे केंद्रीय सूची में रखे गए हैं। अतः जहाँ 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, वहाँ जो महत्वपूर्ण विषय हैं वे केंद्रीय सूची या संघ सूची में रखे गए हैं, और जो क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं उन्हें राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है केंद्र का महत्व अधिक दिया गया है। इसके अलावा जहाँ समवर्ती सूची दी गई है, समवर्ती सूची में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी विषय पर राज्य भी कानून का निर्माण करता है और केंद्र भी कानून निर्माण करता है, तो जहां तक
केंद्रीय कानून और राज्य के कानूनों को टकराव होता है वहां तक राज्य के कानून को निरसित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही लागू होगा। इसके अलावा जो विशिष्ट शक्तियां हैं, अतः ऐसी शक्तियां जिनको केंद्रीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में नहीं दिया गया है, उन्हें केंद्र के पक्ष में रखा गया है। इसके अलावा भारत में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, जैसे कि जहां तक संघात्मक अन्य दो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो, उनमें अलग अलग संघ की अलग नागरिकता दी गई है और प्रांतों की अलग नागरिकता दी गई है। लेकिन भारत में भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारतीयों के लिए, ये सभी भारतीयों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जब भारतीय संविधान में धारा 370 थी, अतः 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष महत्व प्राप्त था, तब तक वहां के व्यक्तियों को अलग नागरिकता प्राप्त थी। लेकिन जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, उसके अनुसार अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो संपूर्ण भारतीयों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, वो है भारतीय। अतः प्रांतों की कोई नागरिकता निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया। एकीकृत न्यायपालिका का निर्माण का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय हैं या उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालय हैं और जिला न्यायालयों के अधीन तहसील स्तर के न्यायालयों को रखा गया है, जिससे कि एक पिरामिड का निर्माण हो जाता है। लेकिन जहां अन्य संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, उनमें राज्यों के जो या प्रांतों के जो न्यायालय हैं, उन्हें स्वायत्त स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 18 में संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध रखे गए हैं, जैसे अनुच्छेद संख्या 352 है, 356 है, 360 है, जिनके अनुसार यदि आपातकाल लागू होता है या राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो संपूर्ण देश की जो शासन व्यवस्था है वह केंद्र के या केंद्रीय कार्यपालिका के हाथों में आ जाती है, अतः केंद्रीय कार्यपालिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण धुरी होती है, महत्वपूर्ण अंग होता है, तो भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ, क्योंकि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्याकार, संविधान की रक्षक और मुख्य रूप से जनता के मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। इसीलिए ये आवश्यक है कि कार्यपालिका से प्रभावित होकर न्यायपालिका ऐसा निर्णय ना ले जिससे न्याय के सिद्धांत भंग होने लगे। अतः न्यायपालिका को कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इसी कारण न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति द्वारा करने का प्रावधान किया गया है, तो उनको हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति या कार्यपालिका के पास नहीं रखा गया है, बल्कि ये कार्य व्यवस्थापिका को दिया गया है। अतः संसद महाभियोग के माध्यम से किसी न्यायाधीश को हटा सकती है, वो भी कुछ विशेष प्रावधानों के तहत। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। जनता के मूल अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, उनको लागू करने के लिए 5 रिट जारी की जाती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 32 में जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद संख्या 13 के द्वारा भी न्यायिक पुनर्वलोकन, जो कि 32 और 13 के माध्यम से न्यायपालिका को न्याय पुनर्वलोकन का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार यदि व्यवस्थापिका ने इस प्रकार के कानून का निर्माण किया गया है जो या तो मूल अधिकारों का हनन करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसे कानून या विधेयक को न्यायपालिका अवैध या गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके अलावा कार्यपालिका ने इस प्रकार से कार्य किया है, इस प्रकार से कानून को लागू किया है, जिससे व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में उस कार्य को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। जिस प्रकार से न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कि केंद्र सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग की सलाह दी थी और उसे न्यायपालिका ने गैर संवैधानिक घोषित
कर दिया गया। अगली विशेषता के रूप में हम बात करते हैं कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। अतः भारतीय संविधान को इस प्रकार से निर्मित किया गया है कि विशेष काल और परिस्थितियों के अनुसार संविधान एक प्रगतिशील संविधान हो, अतः परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकें। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 368 के तहत ये प्रावधान किया गया है। 3 विधियां बताई गई हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, अतः भारतीय संविधान एक लचीलेपन का उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। जैसे संसद के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, अतः भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में, कुछ उपबंधों में संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ संविधान के कुछ उपबंधों में इस प्रकार से प्रावधान किया जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों का अलग अलग पूर्ण बहुमत अतः 2/3 बहुमत प्राप्त हो। जब तक 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं होगा तब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये संविधान संशोधन की दूसरी विधि मानी गई है, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि अन्य महत्वपूर्ण संशोधन है, उनको इसमें किया जा सकता है। कुछ उपबंधों का या कुछ संविधान के कुछ भाग का संशोधन संसद के अलग अलग 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। अलग अलग का मतलब यहाँ पर संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा जो सबसे कठोर पद्धति मानी जाती है वो ये है कि संसद के दोनों सदनों के अलग अलग पूर्ण बहुमत के साथ साथ कम से कम भारत की आधे राज्यों की, भारत में जितने राज्य या जितनी विधानसभाएं हैं उनमें से कम आधे 50% की स्वीकृति भी आवश्यक है। इसके साथ में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन की 3 विधियां दी गई हैं जो लचीलेपन और कठोर दोनों प्रकार की बताई गई हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण किया गया है, जिसमें आसानी से भी संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें काफ़ी कठिनाई के साथ में या कठोरता से ही आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते, बल्कि उनमें संशोधन करना काफ़ी कठिन कार्य होता है। अतः भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण बनाने का प्रयास किया गया है। अगली विशेषता हम बात करते हैं न्याय पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय सर्वोच्चता दोनों को ही बराबर महत्व दिया गया है। ना तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन के समान संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, वहाँ संविधान उसी प्रकार का माना जाता है जिस प्रकार से वहाँ की संसद कहती है। अतः संसद जिस प्रकार से निर्धारित करती है उसी प्रकार से वहाँ का संविधान माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका का संविधान वहाँ की न्यायपालिका को सर्वोच्च मानता है। वहाँ स्थिति कुछ अन्य प्रकार की है कि वहाँ न्यायपालिका का प्रभाव अधिक होता है और उसे पुनरावलोकन के जो अधिकार प्राप्त हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त हैं। इसीलिए वहाँ का जो न्यायपालिका है वह विश्व की शक्तिशाली न्यायपालिकाओं के अंतर्गत आती है। भारत में ना तो संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, ना ही न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, बल्कि भारत में नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर और व्यवस्थापिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, साथ ही साथ न्यायपालिका का भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों संस्थाओं पर, अतः जो सरकार के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, इन दोनों अंगों पर न्यायपालिका का नियंत्रण हो और कार्यपालिका का व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण हो और व्यवस्थापिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण हो। कहने का मतलब यह है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, तीनों अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण बना रहे। अतः भारत में संसदीय सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन अतः न्यायिक स्वतंत्रता की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार करने का या अपनाने का प्रयास किया है। अगली विशेषता के रूप में हम बात करते हैं
विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान में ही ये निर्धारित कर दिया गया है कि भारत विश्व शांति का समर्थक रहेगा। जहाँ तक है कि संविधान के भाग 4 में जहाँ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन्हीं में अनुच्छेद संख्या 51 के तहत ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे, भारतीय संस्कृति तो स्थापना करे। अतः भारत अन्य देशों के बीच अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ाने का प्रयास न करे और जहाँ तनाव बढ़े हुए हैं उन तनावों को कम करने का भरसक प्रयास करता रहे। ये भारतीय संविधान ही भारतीय सरकार को एक दिशा निर्देश देने का प्रयास करता है। इसके अलावा भारतीय जो संस्कृति है वो वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानती आ रही है। अतः भारत ये संस्कृति ये स्वीकार करती है कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार के समान है और इसी भावना को भारतीय संविधान द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ना तो भारत किसी अन्य देश में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है और ना ही भारत अन्य देशों को अपने या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को बर्दाश्त या स्वीकार कर सकता है। अतः भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा। हालांकि और भारत अन्य किसी देश के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता के रूप में आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। अतः विशेष स्थिति के लिए जैसे अनुच्छेद संख्या 352 है, 352 में सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद संख्या 352 के तहत भारत या भारत के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। वर्तमान में देखें तो जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 3 बार अनुच्छेद संख्या 352 के तहत आपातकाल लागू किया जा चुका है। सर्वप्रथम 1962 में किया गया, जिस समय चीन ने आक्रमण किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1971 में 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति, जो कि पहले अनुच्छेद संख्या 352 में इस प्रकार से था कि आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अतः आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। केवल सशस्त्र विद्रोह हो तभी भारत या भारत के किसी भाग पर आपातकाल लागू किया जा सकता है, अतः राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद संख्या 356 के तहत। अनुच्छेद संख्या 356 के अनुसार किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिस संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है और इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को या तो अन्य कारणों से मिल जाए या फिर राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर, राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर जानकारी प्राप्त हो तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद संख्या 360, यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत या भारत के किसी क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार की है कि वहां की वित्तीय स्थिति भारत के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न कर सकती है, अतः भारत की साख को नुकसान पहुंचा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसे कहा जाता है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट लागू किया जा सकता है ऐसी स्थिति में, चाहे वो अनुच्छेद संख्या 352 के तहत हो, 356 के तहत हो या 360 के तहत हो। ऐसी स्थिति में राज्य प्रांतों का शासन और केंद्र का शासन केंद्रीय कार्यपालिका के हाथों में आ जाता है और वही निर्णय करने लगती है। अगली विशेषता के रूप में बात करेंगे हम
एकेरी नागरिकता। जहाँ तक हम देखते हैं विश्व में जो अन्य देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो, तो उनमें दोहरी कार्यपालिका को अपनाया गया है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब है एक उस संपूर्ण देश की नागरिकता और इसके साथ साथ एक उस प्रांत की नागरिकता जिसमें व्यक्ति निवास करता है। तो लेकिन भारत में या भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए दोहरी नागरिकता ना देकर एकहरी नागरिकता प्रदान की है। अतः संपूर्ण भारत में केवल भारतीय ही नागरिकता है, चाहे मैं राजस्थानी हूँ या उत्तर प्रदेश का हूँ या महाराष्ट्रियन हूँ या मराठी हूँ या गुजराती हूँ, सभी व्यक्ति केवल भारतीय हैं। अतः सभी को भारतीय नागरिकता ही प्राप्त है। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अतः वहाँ के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। लेकिन धारा 370 के अनुसार, जो कि अब समाप्त किया गया है, कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं रहेगा। तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत के नागरिकों को अब एकहरी नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि इससे भारत की एकता और अखंडता को हानि पहुंचने की संभावना थी। इसीलिए भारत में एकहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया। अगली विशेषता के रूप में हम बात करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में लोक कल्याणकारी सारी सरकार के स्वरूप को अपनाने का प्रयास किया। उनका भरसक प्रयास ये था कि भारत में एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो, और यदि इसके लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना का उनका आदर्श था और उन्होंने भरपूर प्रयास किया। लेकिन भविष्य में सरकारें जब सक्षम हो जाएं तो इन व्यवस्थाओं को अपनाएं, इसके लिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भी रखा गया। अतः सरकार भरसक प्रयास करेंगी नीति निर्माण करते समय कि नीति निर्देशक तत्वों को नीति निर्मित करते समय ध्यान में रखा जाए और उनमें से अधिक को लागू करने का प्रयास किया जाए। जनता के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और पूर्ति करने के साथ साथ जनता के जीवन स्तर को उठाने का पूरा प्रयास किया जाए। अतः भारत में चाहे वो प्रांत हो या केंद्र हो, लोक कल्याणकारी सरकार निर्माण करने का संविधान निर्माताओं का आदर्श था या लक्ष्य था, और उन्होंने पूरा इसको प्राप्त कराने का पूरा प्रयास भी किया। और इसके उदाहरण के रूप में हम नीति निर्देशक तत्वों को ले सकते हैं, जो समानता के रूप में, चाहे वो आर्थिक समानता है, सामाजिक समानता के रूप में या व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम अंतिम विशेषता के रूप में बात करेंगे अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता। अतः संविधान में पिछड़े हुए वर्गों या अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनका विकास करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं जो अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक, अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अतः इसके आधार पर जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उनके साथ में कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता, बल्कि वे अपने धर्म का समुचित रूप से प्रसार भी कर सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं और उनके संस्थाओं का प्रबंध भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वे व्यक्ति धन का प्रबंध भी अपने ही सदस्यों में से कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद संख्या 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। अतः अल्पसंख्यक व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक व्यक्ति हो, वे अपनी शिक्षा और संस्कृति के या भाषा के प्रसार के लिए विद्यालय भी स्थापित कर सकते हैं, उनमें विशेष शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। अतः अपनी संस्कृति को बचाए रखने के, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वे प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को जो प्रतिनिधि संस्था हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इनमें अनुच्छेद संख्या 330 और 332 के अनुसार प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
और ये संविधान, मूल संविधान में 25 जनवरी 2060 तक के लिए किया गया था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2010 में हुआ था, और उसके अनुसार ये 25 जनवरी 2020 तक के लिए कर दिया गया है। तब तक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहेगा। अतः कहने का मतलब ये था कि आगामी 10 वर्षों में इनका प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में पूर्ण हो जाएगा। अतः उनको आगे इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन भारत में इसका प्रतिनिधित्व अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए इसकी समय सीमा को लगातार बढ़ाते रहे हैं या बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में अवसर के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को प्रदान किया गया है एवं आर्थिक आधार पर। हालांकि यह हम साथ ही साथ बता दें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा में किया गया है या सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है, वो आर्थिक आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि वो सामाजिक आधार पर किया गया, क्योंकि ये वर्ग मुख्य रूप से सामाजिक पिछड़ेपन के कारण या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के कारण उनको आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे वो मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसके अलावा 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को प्रदान किया गया है और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, अतः जो सवर्ण व्यक्ति हैं, उच्च वर्गीय व्यक्ति हैं और लेकिन गरीब हैं या आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, उन व्यक्तियों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये अभी कुछ ही समय पहले वर्तमान सरकार द्वारा ही किया गया है। और 10% आरक्षण जनरल वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक आधार पर प्रदान किया गया है। ये वीडियो देखने के लिए अब हमारी ये विशेषताएं पूर्ण हो गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो संविधान की विशेषताएं 1 से 10 तक हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद भाइयों।